हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साधन में। साधन में हम करते हैं स्टॉक्स को सिंप्लीफाई। आज मैं बात करने वाला हूं कैसे कैपिटल को प्रिजर्व करें, बिकॉज मार्केट इज गोइंग एनीवेयर। सो हमें जानना चाहिए कि किस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। सो इन्वेस्ट हमेशा माइंडफुली करना चाहिए, एंड वन पार्ट ऑफ बीइंग अ माइंडफुल इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग into long term stories। वैसे स्टोरीज तो बहुत सारे हैं मार्केट में, बट आई थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया कि आपके पास एक टूल हो जिसके थ्रू यू कैन बाइफर्केट बिटवीन अ गुड स्टॉक एंड अ बैड स्टॉक। तो आज मैं एक टूल शेयर करने वाला हूं आपके साथ जो पर्टिकुलरली बहुत यूजफुल है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर स्टॉक्स। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट अ गुड लॉन्ग टर्म स्टोरी फ्रॉम अ बैड वन। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मुथूट फाइनेंस की, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में भी बात होगी। सो इन दो कंपनियों की कंपैरिजन भी मैं करूंगा। ऐसा करने में हमारी मदद करेंगे फिल फिशर। फिल फिशर का एक इंपॉर्टेंट टूल मैं यूज करूंगा आपके साथ, फ्रॉम द बुक कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट बाय फिलिप फिशर। साधन का एंडेवर हमेशा रहता है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में जो बुक्स लिखी गई हैं उनको बैक टेस्ट करके, उनको स्टडी करके, अपनी हाइपोथेसिस डाल करके मैं आपके सामने शेयर करूंगा इस वीडियो में। सो इफ यू वांट टू सी समथिंग ओरिजिनल देन प्लीज डू शेयर आवर वर्क विद सम ऑफ योर फ्रेंड्स हु माइट बेनिफिट फ्रॉम these kind of videos। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बिफोर गोइंग इनटू वीडियो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर एक थम्स अप दें so that together we can grow on YouTube and investing। So let's start how to avoid a bad बैंक और एनबीएफसी। जनरली सब लोगों को ये पता है कि लोन बुक में ग्रो हो तो कंपनी तो बैंक अच्छा कर रहा है। इज दिस रियली द केस? इस चीज को लेकर के साधन ने रिसर्च किया एंड वी हैव कम आउट विद सर्टेन एग्जांपल्स। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कंपनी जो कि आज से 6-7 साल पहले काफी पॉपुलर हुआ करती थी, समथिंग लाइक इक्विटास नाउअडेज जैसे पॉपुलर है, उस टाइप की कंपनी थी। बिकॉज दिस कंपनी वाज ग्रोइंग इट्स लोन बुक like anything, they were growing their loan book successfully। जिसने पिछले 6 सालों में अपने लोन बुक को ग्रो किया बाय अ कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 17%। यू कैन सी कि दे हैव ग्रोन इमेंसली इन अर्लियर फर्स्ट 3 years और लास्ट के 3 सालों में मॉडरेट हुआ है, बट ओवरऑल लोन ग्रोथ रेट इज 17%। एंड जस्ट टू ड्रॉ अ कंपैरिजन, HDFC Bank is growing with around 17% for past 2 years. So it's a decent growth rate. But let's check कि इसका performance कैसा रहा over these same 5 years. तो last 5 years में you can see the price has crashed by -32%. So it shows that loan growth is not the most important parameter. अगर ये बात होती तो 17% से अगर लोन बुक ग्रो हो रही है तो -32% से स्टॉक प्राइस डीग्रो नहीं होनी चाहिए। So इस कंपनी का नाम मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। दिस कंपनी इज सैटिन क्रेडिट केयर, जिसने काफ़ी लोगों का वेल्थ डिस्ट्रॉय किया over last 5 years. So let's understand what works in financial sector. And according to me, ROE minus loan growth rate is the key parameter. Let's see this in case of Satin. Satin के केस में आप देख सकते हैं कि ग्रीन जो टावर्स बने हुए हैं वो रिटर्न ऑन इक्विटी के हैं, और लास्ट में आप देखें कि पिछले 6 सालों का जो एवरेज ROE है वो 10% का रहा है और लोन ग्रोथ 17% का रहा है। सो की पैरामीटर हेयर इज द डिफरेंस, एंड द डिफरेंस इज -7%. This is the most important ratio for analyzing bank or financial institution according to me. This explains कि Satin Credit Care का performance इतना खराब होने का key reason is this ROE growth was lesser than the loan growth, और इसका impact जो है वो आपको मैं दिखला रहा हूँ। तो आपके सामने मैं Satin Credit Care का शेयर कैपिटल का चार्ट दिखला रहा हूँ। Over the period फ्रॉम FY16 टू FY21 सैटिन को हमेशा इक्विटी मार्केट में आना पड़ा और शेयर कैपिटल रेज करना पड़ा। सो 32 करोड़ का शेयर कैपिटल से दे हैव स्टार्टेड, एंड इन ऑर्डर टू ग्रो देयर लोन बुक दे हैव ग्रोन देयर इक्विटी कैपिटल बेस टू 66। यानी जो भी इन्वेस्टर थे, उनका माइनॉरिटी इन्वेस्टर थे, उनका स्टेक, उनकी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। जब इक्विटी डाइल्यूशन होता है तो एज ए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू को एक झटका लगता है। तो ये जो डाइल्यूशन है दैट शुड बी लेसर दैन द ग्रोथ
बट दिस कंपनी हैज़ नॉट ग्रोन बिकॉज रिटर्न ऑन इक्विटी भी नहीं आई. सो हेयर वी कैन सी कि इस कंपनी ने FY16-17 में कैपिटल बेस बढ़ाया अपना, एंड देन लास्ट ईयर भी इन्होंने अपना कैपिटल बेस 52 करोड़ से 66 करोड़ किया है विद स्पीड ऑफ 16% एनुअली. सो इस कंपनी को हमेशा एक इक्विटी कैपिटल की नीड रहेगी. तो जब जब एक शेयर कैपिटल रेज करेंगे तब तब इनके स्टॉक की वैल्यू डी वैल्यू होगी. This company turned out to be a wealth destroyer. ये wealth destruction trap आप avoid कर सकते थे अगर आपने scientifically, mindfully invest किया होता. साधन का क्वेस्ट है टू फाइंड अ वेल्थ क्रिएटर बैंकिंग बिजनेस, और इसके लिए विल टेक हेल्प ऑफ फिलिप फिशर. विल सी what he said in his famous book called Common Stock and Uncommon Profit. इस बुक में इन्होंने कहा है कि रेगुलर बेसिस पे इक्विटी फाइनेंसिंग राउंड चाहिए जिस कंपनी को, वैसी कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए. इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इक्विटी डाइल्यूशन इज द साइलेंट किलर ऑफ शेयर होल्डर्स वैल्यू. क्योंकि अगर कंपनी ग्रो भी कर रही है बट इक्विटी भी ग्रो कर रही है, यानी शेयर माइनॉरिटी शेयर होल्डर का स्टेक जो है उस कंपनी में रिड्यूस हो रहा है, तो इक्विटी एक डाइल्यूशन यानी कि आपकी इक्विटी वो डाइल्यूट हो रही है. सो माय फॉर्मूला टू अवॉइड अ बैड बैंक इज नो इक्विटी राउंड्स प्लीज. लेट्स से बैंक के केस में अगर रेगुलेशंस यानी कि आरबीआई आपको मैंडेट देती है कि आपको कैपिटल एडिक्वेसी रखनी चाहिए, लेट्स से 15%. फॉर एवरी 100 रुपीज अ कंपनी हैज टू लेंड 15 हैज टू कम इन फॉर्म ऑफ इक्विटी, यानी कि अपना ओन कैपिटल आना चाहिए, और रेस्ट 85 कैन कम फ्रॉम आउटसाइड, जिसे आप डेट कह सकते हैं. अगर एक कंपनी अपने लोन बुक को 25% से ग्रो कर रही है बट इक्विटी इज इंक्रीजिंग बाय ओनली 20%, यानी आरओई में सिर्फ 20% का है, देन देयर इज अ गैप, और वो गैप 5% का जो गैप हो जाता है दैट विल रिड्यूस कैपिटल एडिक्वेसी. यानी आपकी कैपिटल एडिक्वेसी अगर 15 से आपने स्टार्ट की थी और लोन बुक को 25% से ग्रो कर दिया और आरओई 20% ही है, देन योर कैपिटल एडिक्वेसी विल डी ग्रो. तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा इक्विटी इन्फ्यूज करनी पड़ेगी. सिर्फ बोरो करके आप मैनेज नहीं कर सकते. तो यू हैव टू रेज मोर इक्विटी if your loan book grows faster than your return on equity. So that is the simple formula. For example, gold finance कंपनी जैसे मन्नापुरम, मुथूट फाइनेंस, बट इन्हें कभी भी इक्विटी डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी. सो इन कंपनियों को सिर्फ डेट कंपोनेंट रेज करना पड़ा और दे नेवर वेंट टू रेज इक्विटी. सो यानी कि इक्विटी डाइल्यूट नहीं हुई, इसीलिए शेयर होल्डर्स को इसका फायदा हुआ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमें पता चले कि अगर किसी बैंकिंग स्टॉक को बार बार इक्विटी कैपिटल रेज करना पड़ रहा है तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन लॉन्ग टर्म. तो इस हाइपोथेसिस को मैं प्रूव करना चाहूँगा विथ माय रिसर्च. तो चलिए चलते हैं, मैंने कुछ रिसर्च किया है, आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू. सो इसी हाइपोथेसिस के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा आगे की कौन सा स्टॉक आपको अवॉइड करना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल गोल्ड फाइनेंस की बात मैंने की थी, मुथूट फाइनेंस, उन्हें कैपिटल रेज नहीं करना पड़ता है, और HDFC काफ़ी तेज़ी से ROE भी ग्रो करते हैं और लोन बुक ग्रोथ भी कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें भी ज़रूरत नहीं पड़ी है फॉर लास्ट 10 years कोई इक्विटी कैपिटल रेज करने की. और इनका स्टॉक परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 25% एनुअली की स्पीड से मुथूट फाइनेंस का स्टॉक प्राइस बढ़ा है और HDFC बैंक हैज़ ग्रोन बाय 21% कंपाउंडेड एनुअली. Let's see the second kind of banks, Sundaram Finance and Bajaj Finance. ये दोनों भी काफ़ी prominent और safe investment हुए हैं पिछले 10 सालों में. इनका रिटर्न आप देख सकते हैं which is spectacular than Muthoot and HDFC as well. बजाज फाइनेंस तो डार्लिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट रहा है. तो इन्होंने भी लास्ट इक्विटी जो रेस की है पिछले 10 सालों में, बजाज ने 2017 में की है और सुंदरम ने भी काफ़ी पहले 2013 में की है. तो ये जो अच्छे 4 स्टॉक मैंने दिखलाए जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, उन्होंने बहुत कम मात्रा में इक्विटी रेज की है. थर्ड सेट ऑफ कंपनीज जो हैं जिसने रेगुलर बेसिस पे इक्विटी रेज की है, L&T फाइनेंस ने 2018-2021 में किया. IDFC फर्स्ट बैंक ने भी पिछले 4 सालों में 2 बार फंड रेज किया है. कोटक महिंद्रा बैंक ने भी 2 बार फंड रेज किया है. इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने तो 3 बार किया है ओवर पास्ट 5-6 years हिस्ट्री. अगर इन कंपनीज की हम 10 years स्टॉक प्राइस रिटर्न देखें तो L&T फाइनेंस हैज डिसअपॉइंटेड विद 7%. IDFC फर्स्ट बैंक की हिस्ट्री 5 सालों की है बट नेगेटिव -8%, यानी एक सक्सेसफुल IPO के बाद उन्होंने इन्वेस्टर्स के वेल्थ को इरोड किया है. कोटक महिंद्रा बैंक इज एन एक्सेप्शन बिकॉज
it is run by the most sophisticated banker, Mr. Uday Kotak. So I think it is more of an exception. We will talk in detail about Equitas कि क्या Equitas will follow the same suite. इस framework में जो सबसे top पे है वो है let's say Muthoot Finance and bottom में Equitas Small Finance Bank है. तो next 2 minutes में I will take comparison between these two companies because this parameter जिसके बारे में मैंने बात की ROE माइनस लोन ग्रोथ रेट, ये एक प्रिडिक्टिव पैरामीटर भी है. सो बेसिस विच वी कैन प्रिडिक्ट कि ये कंपनी फंड रेज के लिए जाएगी या नहीं जाएगी, और अगर फंड रेज के लिए जाएगी तो उसका रिटर्न आपको कम मिलेगा. तो इसका पैरामीटर पे मुथूट को भी कंपेयर करते हैं विथ इक्विटास. इन केस ऑफ मुथूट इट सिंपली सेज आई डोंट नीड योर मनी. Let's have a look at the ROE and the loan growth. ROE growth of 20% and loan book growth of 16%. इन दोनों चार्ट को क्लब करके देखते हैं and we find out that ROE वर्सेस लोन ग्रोथ रेट में तो मुथूट फाइनेंस ने ROE 4% से ज़्यादा से ग्रो किया है in comparison to the loan growth rate. Loan growth rate is also healthy, but ROE is healthier and best in class kind of. So मुथूट फाइनेंस ने एक जो 4% का सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्रिएट कर रखा है. दैट गिव्स अस द कॉन्फिडेंस दैट मुथूट फाइनेंस विल नॉट कम अगेन इन इक्विटी मार्केट, और वो इक्विटी डाइल्यूट होने के चांसेस बहुत कम है. वहीं इक्विटास के केस में देखते हैं दैट रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन एन एवरेज हैज बीन लेस देन 10%, अराउंड 9% फॉर लास्ट 5 years. और इनका जो लोन बुक है दैट हैज ग्रोन बाय 50%. ये मैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है दैट कंपनी इज गोइंग अग्रेसिव इन लोन ग्रोथ एंड इक्विटी पे रिटर्न आ नहीं रही है. सो यहाँ पे एक मिसमैच है, और ये मिसमैच इस चार्ट में काफ़ी क्लियर हो जा रहा है कि कंपनी ने ओवर एवरी ईयर्स इनका लोन ग्रोथ ने एक्सीड किया है इक्विटी ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी को बाय अ वाइड मार्जिन, और ये मार्जिन तो ओवर 5 years इज 41%. So negative 41% says something very very openly that ये कंपनी आगे चल करके भी further equity dilute करेगी. That's why it fails the Philip Fisher checklist for long-term wealth creation. जहाँ मुथूट is giving a safety of 4% positive difference between ROE minus loan growth, वहीं Equitas gives the negative minus 41% of a difference which takes away the safety from the stock. So in my opinion, basis this parameter, which I think and I'm pretty confident works in all kinds of market. Now बात आती है कि मुथूट फाइनेंस और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, which one is the safer bet? अगर आप इक्विटास फाइनेंस की बात करेंगे तो एक चीज जो इक्विटास में जो इस फ्रेमवर्क के बियॉन्ड है, बट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू दैट इक्विटास इज रनिंग एट ऑप्टिमम लेवरेज ऑलरेडी. और ये ऑप्टिमम लेवरेज क्या है ये जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि दैट करेंटली जो लेवरेज है बैंकिंग सेक्टर का दैट इज गवर्न्ड बाय रेगुलेटर्स अप्रूवल. जैसे आरबीआई ने अभी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9 रखा हुआ है, तो 9% अगर आपको इक्विटी रखनी है तो 100 डिवाइडेड 9 यानी 11 minus 1 10 आप इक्विटी रख सकते हैं. यानी मैक्सिमम लेवरेज पॉसिबल इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज 10:1. एंड मुथूट का अगर आप लेवरेज देखेंगे तो इट इज अराउंड 3 एंड इक्विटास की लेवरेज इज अराउंड 7. सो इक्विटास इज ऑलरेडी मिडिल वे, मॉडरेटली लेवरेज है. अगर वो इससे ज्यादा 13 की तरफ जाएंगे तो उनकी क्रेडिट रेटिंग नीचे चली जाएगी, और क्रेडिट रेटिंग नीचे जाएगी तो फिर वो लेंडिंग कर ही नहीं सकते बिकॉज इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल गो. सो जहां इक्विटास पे एक साइड में प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी रेज करने का, वहीं उनके पास दे हैव हिट अ सीलिंग इन टर्म्स ऑफ डेट रेज ऑल्सो. दोनों साइड पे ग्रोथ दिखाने के लिए रोड ब्लॉक्स सामने आ रहे हैं बिकॉज रिटर्न ऑन इक्विटी इज नॉट देयर एंड ऑप्टिमम लेवरेज इज ऑलरेडी इन प्लेस. जबकि ये दोनों पैरामीटर पे मुथूट इज सेफर बेट बिकॉज इफ दे वांट टू ग्रो अग्रेसिवली देन दे कैन, बिकॉज उनके पास लेवरेज का भी लॉन्ग स्कोप है और रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑलरेडी हिस्टोरिकली बहुत ही अच्छी रही है. And they are market leader in gold financing and they have generated ROE of in excess of 20%, जो कि कोई और financial institution ने achieve नहीं किया है in finance business. Except Manappuram is also very close. मुथूट एक मोट enjoy करता है साउथ इंडिया में, हालांकि एक पैन इंडियन प्लेयर की तरह उभर के सामने आ रहे हैं. और एक खास बात ये है मुथूट के साथ कि
इनके मार्केट में कोई दूसरा प्लेयर एंट्री करने की कोशिश भी करे तो नहीं कर पाता है. SBI tried to become aggressive in gold lending, but their ROE took a hit. और वो ऑपरेटिंग लेवल पे मैच अप नहीं कर पाए हैं टू मुथूट. सो मुथूट ने वो प्रॉब्लम को भी ओवरकम किया है. सो मुथूट लुक्स अ सेफर एंड लॉन्ग टर्म बेट from 5-10 years perspective than Equitas Small Finance Bank. So that is my conclusion. Muthoot Finance में मैंने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है. Muthoot Finance is in my watch list. So the question is, what should you choose? Take a informed and better decision. That's why Sadhan is there for you. Always choose your options wisely. आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें विद अपने जानने वालों को जिनके बारे में जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.